ये चैप्टर 197 है। जीवन क्षेत्र का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द लाइफ स्पेस। ये एक हरियाली से भरी जगह है जहां जमीन और आसमान भी हरे रंग के शांत शेड में हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ हवा का नामो निशान नहीं है। पता चलता है कि ये जगह एंशिएंट ट्री के लाइफ स्पेस के भीतर है। एक सुंदर स्त्री को पेड़ की मजबूत और विशाल जड़ों से कसकर बांधा गया है। वो सुंदर स्त्री, ब्यूटी, दांत पीसती हुई जोर से कोसती है। धिक्कार है, कितना घिनौना। तो एंशिएंट ट्री ने एल्सा को अपने लाइफ स्पेस का विस्तार करने के लिए अवशोषित करने के बजाय उसे बंदी के रूप में हिरासत में लेने का फैसला किया है। जिन क्रीचर्स में उच्च स्तरीय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और अद्वितीय कॉम्बैट थिंकिंग होती है, उन्हें एंशिएंट ट्री हमेशा बहुमूल्य अवसर देता है। बेशक महिला होना और सुंदर रूप होना एक अतिरिक्त लाभ है। इस क्षण एल्सा आश्चर्य से चारों ओर देखती है। दूर दूर तक कोई क्रीचर या गार्ड नजर नहीं आता। ये जगह उसके लिए पूरी तरह से अजनबी है। वो हैरानी से चिल्लाती है, पसीना अनियंत्रित रूप से बह रहा है। ये कौन सी जगह है? लेकिन वो एक बात को लेकर सुनिश्चित है कि वो मरी नहीं है, क्योंकि किसी नरक या स्वर्ग में लाइफ एलिमेंट इतना प्रचुर और केंद्रित नहीं हो सकता। मरमेड एल्सा की क्षमताएं। अपनी जानकारी पर एक नजर डालते हुए, विशेषता विवरण, नाम मरमेड एल्सा, आदेश उच्च स्तरीय तीसरा क्रम, जन्मजात प्रतिभा मरमेड सॉन्ग, मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज जो आत्मा की गहराई को छूती है। विशेष योग्यता मरमेड टीयर्स, शाप जहर को दूर कर सकती है और घाव भर सकती है। विशेष योग्यता से प्रोटेक्शन, समुद्र के साथ रेजोनेट करने की एबिलिटी जिससे स्ट्रेंथ, स्पीड और रिकवरी एबिलिटी बढ़ती है। विशेष योग्यता डेथ मेलोडी, आवाज की धुन किसी भी सोल क्रिएचर का गला घोंट सकती है। विशेष योग्यता रिदम ऑफ द सी, समुद्र को उत्तेजित करती है जिससे शॉक वेव्स या सुनामीज पैदा होते हैं। विशेष योग्यता एंडलेस सी करेंट्स, बवंडर की तरह सब कुछ निगल लेती है। एंशिएंट ट्री का निर्णय और मिस्टी माउंटेन की जरूरत। सिर्फ इस स्किल बोर्ड को देखकर ही दिव्य वृक्ष को लगता है कि एल्सा को पकड़ने का निर्णय वास्तव में सही था। इस क्रिएचर में एक दुर्लभ उपचार एबिलिटी है। वह युद्ध के मैदान पर रिकवरी मास्टर की भूमिका निभा सकती है। क्या मिस्टी माउंटेन में इस भूमिका की गंभीर कमी नहीं है? जब भी कोई घायल होता है या मरने वाला होता है, उन्हें एंशिएंट ट्री से कार्रवाई करने के लिए कहना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुमूल्य लाइफ एसेंस मिलती है, जो बहुत असुविधाजनक है क्योंकि एंशिएंट ट्री मूल रूप से मुक्त नहीं रहता है। एंशिएंट ट्री टेम्परेरी इस मामले को अलग रखता है। चारों ओर देखता है कि एल्सा द्वारा लाए गए सभी मॉन्स्टर्स को साफ कर दिया गया है और काफी संतुष्ट है। ऐसा लगता है कि इस ब्लैक शेल किंग के सैनिक निकम्मे नहीं हैं। कार्य पूरा करने के बाद सी बीस्ट्स एंशिएंट ट्री के सामने फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, निर्देशों की प्रतीक्षा में। फिर एंशिएंट ट्री ने एक नया आदेश जारी किया, तुम जाओ और सैनिक ढूंढो, हमें अगली लड़ाई की तैयारी करनी है। लेकिन ये पूछता है कि हैमरहेड शार्क कहाँ है? दांत पीसते हुए कहता है, मुझे मत बताओ कि वो मर गया है। एंशिएंट ट्री आंखें से कोड़ता है। पहली लड़ाई अपेक्षा से कहीं अधिक सफल रही। न केवल एक किंग की मुख्य सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बल्कि बॉस को भी पकड़ लिया। ये वाकई आसान रहा। तो इस समुद्र के 5 और किंग्स हैं, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएंगे। एंशिएंट ट्री के आदेश का पालन करते हुए सी बीस्ट और साथियों की तलाश में बिखरने लगे। इन सी बीस्ट में खास बात क्या थी? वो चुपचाप लग रहे थे। हर कोई अपना काम बिना किसी शिकायत या सवाल के कर रहा था। एंशिएंट ट्री ने अपनी नजर ब्लैक शेल किंग की ओर मोड़ी, जो समुद्र के तल पर चुपचाप था। ये एंशिएंट ट्री के लिए सतह पर लौटने का समय था और शायद ब्लैक शेल किंग को यहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। एंशिएंट ट्री के मन में एक और चिंता वेल ट्राइब की युद्ध स्थिति को लेकर थी। उसे उम्मीद थी कि वहां भी सब कुछ सूरी तरीका से हो रहा होगा। यह ध्यान देना चाहिए कि वेल ट्राइब इस लड़ाई में आगे थी। हमला करने का कार्य संभाला था। किसी ने पूछा कि एंशिएंट ट्री ने समुद्र के अन्य किंग्स को भर्ती करने के लिए क्यों नहीं गया। बेशक एंशिएंट ट्री ने इसके बारे में सोचा था, लेकिन एल्सा की प्रतिक्रिया को देखो। एक सी लॉर्ड का अहंकार उन्हें दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने की अनुमति नहीं देता था। यहां तक कि एल्सा, जो उच्चतम इंटेलिजेंट क्रीचर थी और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता वाली एक फीमेल क्रीचर भी थी, ने भी उसे देखते ही एंशिएंट ट्री से लड़ने में संकोच नहीं किया। इसलिए शेष सी बीस्ट किंग्स भी कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि और भी अधिक दृढ़ थे। इसलिए एंशिएंट ट्री ने फैसला किया कि बस उन सभी को जल्दी से मार दिया जाए। मिस्टी माउंटेन पर रात, चमकदार चंद्रमा आकाश में ऊंचा लटका हुआ था। दुनिया पर एक कोमल प्रकाश डाल रहा था।
मानो सब कुछ सहला रहा हो। एक पैर धीरे से इस धरती पर पड़ा। कौन इतना साहसी था? ये केवल शाओ लिंग हो सकती थी। वो एक नई डार्क ग्रीन क्लोक्स में ढकी हुई थी। कलाकार ने आखिरकार शाओ लिंग के लिए एक नया क्लोक बनाने का फैसला किया। वो गंभीर चेहरे के साथ एंशिएंट ट्री के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, मास्टर, बहुत समय हो गया। एंशिएंट ट्री ने औपचारिकता नहीं दिखाई और संक्षेप में पूछा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों हो? जब लोगों को पता चलेगा कि तुम गायब हो तो उन्हें शक होगा। एंशिएंट ट्री बहुत सीधा था। ये सवाल पूछने से शाओ लिंग को बुरा लग सकता था अगर वो आत्मसचेत होती। आखिरकार वो लंबे समय से अपने मास्टर से मिलने नहीं आई थी और एंशिएंट ट्री के शब्द उसे अनाकर्षक महसूस करा सकते थे। लेकिन एंशिएंट ट्री की बातें सुनकर शाओ लिंग मुस्कुराई और कहा, अब फायर सिटी ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से मेरी है। वहां के लोग अब किसी भी फेडरेशन से बंधे नहीं हैं। अगर मैं यहाँ 1 साल भी रुकूंगी तो कुछ नहीं होगा। फिर शाओ लिंग ने एक धातु का बक्सा निकाला जिस पर कुछ हल्के पैनल चमक रहे थे। उसने खुशी से कहा, ये आपके लिए एक गिफ्ट है मास्टर। मैंने इसे पिछली बार के ड्रैगन के हार्ट से बदला है। तो ये बात है, पिछली बार 9 टेल्स ने बताया था कि ड्रैगन का हार्ट शाओ लिंग ने ले लिया था। देखते हैं इस बक्से में क्या है। एंशिएंट ट्री ने उत्सुकता से सिर झुकाया और बक्सा उठाया। चलो देखते हैं। याद रहे, शाओ लिंग के अलावा एंशिएंट ट्री को किसी और से गिफ्ट नहीं मिला था। एंशिएंट ट्री ने ढक्कन खोलना शुरू किया और अचानक उत्साह में चिल्लाया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। देखते हैं इसमें क्या है, एक येड हार्ट या एक सेप्टर हेड। लेकिन ये बहुत कीमती लगता है। शाओ लिंग के अनुसार ये लॉरेल ट्री का हार्ट स्टोन है। ये पेड़ 2 साल पहले फेडरेशन के फॉरबिडन एरिया में स्पिरिट को खोल चुका था। ये और ज्यादा समझदार होता जा रहा था। इस डर से कि ये पेड़ एंशिएंट ट्री जैसा ना हो जाए, फेडरेशन ने इसे दबा दिया, भले ही उन्हें बहुत सारी सेना गंवानी पड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि एंशिएंट ट्री इतना उत्साहित हो गया। बिना किसी झिझक के एंशिएंट ट्री ने तुरंत एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और सावधानी से जांच शुरू कर दी। वास्तव में ये चीज एक ट्रेजर है। एंशिएंट ट्री ने पत्थर को अवशोषित करने की इच्छा से खुद को रोकने के लिए एक घूंट लार निगलने से खुद को रोका। इसे रखना ही सबसे अच्छा है। लाइफ स्पेस खुला और लॉरेल ट्री का हार्ट स्टोन उसमें डाल दिया गया। बिल्कुल, इसे ज्यादा देर तक घूरना सबसे अच्छा नहीं है, अन्यथा ये इसे निगल जाएगा। बाद में जब भी एंशिएंट ट्री को फुर्सत मिलेगी तो वो इस ट्रेजर का उपयोग करने की विधि पर विचार करेगा। शाओ लिंग ने यह दृश्य देखा और आश्चर्य से पूछा, मास्टर, क्या आपने अपना हेवनली आई खोल लिया है? एंशिएंट ट्री ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और इसे सहलाया, एक खतरनाक और विचारशील मुद्रा बनाते हुए, और कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा है। बेशक वो कहने वाला था कि हाँ, मैं अब बहुत डोमिनेटिंग हूं, लेकिन फिर से सोचते हुए याद आया कि जो लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो आमतौर पर जल्दी मर जाते हैं। धिक्कार है। अचानक एंशिएंट ट्री का चेहरा बिगड़ गया। एक ठंडी अनुभूति हुई और फिर दिव्य वृक्ष ने लगातार उल्टी करना शुरू कर दिया, जिससे शाओ लिंग को एक तरफ हटना पड़ा। उसने संदेह से पूछा, मास्टर, क्या हुआ? एंशिएंट ट्री को अपने एक स्पेस से कुछ बाहर निकालने की असहज अनुभूति स्पष्ट रूप से हो रही थी। शायद लाइफ स्पेस पर ओवरलोड हो गया है। कहीं एल्सा जानबूझकर परेशानी तो नहीं खड़ी कर रही है। एंशिएंट ट्री ने माथे पर पसीना लिए भौं से कोड़ी। उसे शायद इस बंदी को जाकर देखना चाहिए। एंशिएंट ट्री ने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का उपयोग लाइफ स्पेस में प्रवेश करके जांच करना शुरू किया, जबकि शाओ लिंग चुपचाप एंशिएंट ट्री को देख रही थी। फिर एंशिएंट ट्री शाओ लिंग की ओर मुड़ा और जल्दी से कहा, चलो चलते हैं शाओ लिंग। मैंने एक मरमेड क्वीन को पकड़ लिया है और अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कैसी है। शाओ लिंग हैरान थी, लेकिन तुरंत मान गई। उसे लंबे समय से अपने मास्टर के संग्रह करने के शौक पर शक था। ऐसा लगता था कि ये महिलाओं को अपहरण करने में माहिर था, और अब ये ऐसी महिला थी जो मरमेड ट्राइब की क्वीन थी। इससे शाओ लिंग अपने चेहरे पर संदेहास्पद और मजाकिया भाव को दबा नहीं पाई। ओह, लेकिन गलत मत समझिए। अगर एंशिएंट ट्री एक 6 पैक वाले मानव पुरुष में अवतार लेता तो अब तक उसके सैकड़ों बच्चे होते। लेकिन एक लिंगहीन पेड़ के शरीर के साथ एंशिएंट ट्री में कोई शारीरिक जरूरतें नहीं लगती। ये शायद उसके पिछले जीवन की आदत है। हाँ, लाइफ स्पेस के अंदर इस जगह का कई बार विस्तार किया गया है। पहली नजर में आंखें इसकी सीमा नहीं देख सकती। जमीन के नीचे मोती चमक रहे हैं,
शाओलिंग ने उत्सुकता से एक उठाया। ये मोती लगभग मानव सिर जितना बड़ा था। उसने आश्चर्य से इसे देखा और चिल्लाई, ये वास्तव में बहुत बड़ा है। उसके सामने एक विशाल मरमेड को पेड़ की जड़ों से बंदी बनाया गया था। क्या ये मरमेड एल्सा है? इस समय उसने दोनों को अपनी जगह पर आते हुए नोटिस किया था। उसने आंखें चौड़ी की और निरीक्षण किया। उसके चेहरे पर एक असहज, अनिच्छुक भाव था। वो एंशिएंट ट्री की ओर मुड़ी और चिल्लाई, उस सड़े हुए पेड़, मुझे जल्दी छोड़ दो। जैसे ही ये शब्द गिरे, शाओलिंग ने तुरंत जवाब दिया, ये बिगड़े हुओं का स्वभाव है। फिर शाओलिंग ने अपनी आवाज को ठंडा और हत्या की मंशा से भरा हुआ कर दिया। अगर तुमने दोबारा शाप देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तुम्हारा मांस छीलकर तुम्हें चिली सॉल्ट के साथ भून कर खाऊंगी। जब तुम अभी भी जिंदा हो और रो रही हो, क्या तुम बहुत रोई हो या क्या? उसके बगल में एंशिएंट ट्री ने ये सुना, उसका कमजोर दिल तुरंत काम गया। धिक्कार है, उसकी ये बेटी वास्तव में एक डीमन से भी ज्यादा क्रूर है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये आवाज सुनने वाले को एक बात समझाती है कि बोलने वाला सच में ऐसा करेगा। ये केवल धमकी नहीं है। ये सुनकर एल्सा का चेहरा पीला पड़ गया। वो 2 सेकंड के लिए जमी रही, इस तरह यातना दिए जाने के दृश्य की कल्पना करते हुए। वो तुरंत चीखी, मैं नहीं चाहती। शाओलिंग ने पूछा, तो ये मोती के खोल क्या हैं? क्या ये तुम्हारे आंसू नहीं हैं? एल्सा अचानक शर्मा गई, हकलाकर कहा, वो तुम्हारा धिक्कार है। शाओलिंग गुस्से में आ जाती और एंशिएंट ट्री तुरंत आंखें से कोड़ता और एंशिएंट ट्री बड़बड़ाया, धिक्कार है, इसे भूल जाओ। एंशिएंट ट्री ने गंभीरता से नीचे देखा और एक सवाल पूछा, मैं तुमसे एक बात की पुष्टि करना चाहता हूं। क्या थर्ड स्पिरिचुअल टाइड के साथ इस दुनिया में डार्कनेस आएगी? एल्सा की आंखें चमक उठीं और उसने पुष्टि की, बिल्कुल सही। फिर देवता सी ट्राइब के साथ दिखाई देंगे। वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अन्य सभी स्पीशीज पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। फिर वे बदलने के लिए सी क्रीचर से भरी एक दुनिया बनाएंगे। शाओलिंग और एंशिएंट ट्री ने हर शब्द को ध्यान से सुना, महसूस किया कि ये वही वादा था जो डार्कनेस ने सी बीस्ट्स को मिनियंस बनने के लिए मनाते समय किया था। शाओलिंग विचारों में डूब गई, महसूस किया कि ये शब्द काफी हद तक एलिफेंट किंग ने पहले जो कहा था उससे मेल खाते हैं। एंशिएंट ने पूछना जारी रखा, क्या मेरा नाम तुम्हें डार्कनेस ने बताया था? एल्सा ने खुशी से जवाब दिया, ये सही है। हमारा एम्परर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। स्पिरिचुअल टाइड के फूटने के बाद ये समुद्र पर उतरेगा। तब ये वो समय भी होगा जब महाद्वीप प्रलय को खोलेगा। डार्कनेस सभी चीजों को ढक लेगी। ये सुनकर एंशिएंट ट्री ने चिंता से नीचे देखा, क्या ये ठीक है कि तुम मुझे ये बातें बता रही हो? लेकिन एल्सा बहुत आत्मविश्वासी थी, कहती थी कि भले ही एंशिएंट ट्री सब कुछ जानता हो, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। एंशिएंट ट्री निःशब्द था। वास्तव में ये सी बीस्ट साधारण नहीं थे। उनका ब्रेन वॉश बहुत जोरदार तरीके से किया गया था और शायद ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। एंशिएंट ट्री पूछ चुका था, कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसने शाओलिंग को बुलाया और जाने की तैयारी की। एल्सा ने तुरंत अपना आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी चेहरा हटा दिया। वो घबरा गई और चीखी, अरे तुम मुझे यहाँ कब तक कैद रखने का इरादा रखते हो? एंशिएंट ट्री ने अपनी पीठ फेरी और एक व्यंग्यात्मक वाक्य छोड़कर चला गया, शायद जब तक मैं डार्कनेस के द्वारा मारा नहीं जाता। एल्सा को पसीना आ गया, क्योंकि इस मोमेंट एंशिएंट ट्री एक भयानक दबाव के साथ एक स्पिरिचुअल फोर्स उत्सर्जित कर रहा था। मौत की भावना अंतरिक्ष में फड़फड़ा रही थी, उसकी गर्दन के ऊपर से गुजरते हुए। एंशिएंट ट्री ने अत्यंत भयंकर चेहरे के साथ पलटकर जोड़ा, या मैं डार्कनेस को मार डालूं। बाहर वापस एंशिएंट ट्री के पत्ते चांदनी में धीरे धीरे सरसरा रहे थे। इस समय शाओलिंग ने एंशिएंट ट्री को 2 महीने बाद होने वाले वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गमैन के कॉन्फ्रेंस के बारे में सूचित किया था। वास्तव में व्यस्त मनुष्यों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने फिर से खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़े होने के बारे में सोचा। शाओलिंग ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, क्योंकि बस 10 दिनों में स्पिरिचुअल टाइड आने वाली है। वो नहीं जानती कि उस समय मनुष्यों और शाओलिंग की चिंता ये थी कि उस समय मनुष्यों और वंशरूप का क्या होगा। एंशिएंट ट्री के प्रेडिक्शन के अनुसार ये स्पिरिचुअल टाइड सभी चीजों को ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर में अपग्रेड करने का मार्ग खोलने में मदद करेगी, जो एंशिएंट ट्री के लिए भी फिफ्थ ऑर्डर में उन्नत होने का एक अवसर है। लेकिन वैसे भी ये सिर्फ एक अनुमान है। पहली टाइड ने शरीर की संरचना और ऊर्जा प्रवाह के पुनर्गठन को खोला। दूसरी ने सभी चीजों के लिए स्पिरिट को खोल दिया। तीसरी शायद सभी चीजों को शक्ति की ऊंचाई पर ले जाएगी। अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार सोचा जाए तो सभी चीजें 4 चक्रों का पालन करती हैं: उत्पत्ति, स्थिति, विनाश और शून्यता। अगर पहले चक्र को पहली टाइड माना जाता है तो ये तीसरी भी विकास की लहर के शिखर पर पहुंच रही है। लेकिन ये एक शुद्धि और विनाश की प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत भी है, जो एक नए चक्र की तैयारी कर रहा है।
एंशिएंट ट्री ने अनजाने में चंद्रमा को देखा, जो हाल ही में बढ़ती हुई शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर विकिरण करता हुआ लग रहा था। शाओलिंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये तभी हुआ जब उसके मास्टर ने इसका जिक्र किया, तब उसने गौर किया। एंशिएंट ट्री के पास एक रोचक विचार था। शायद वो लॉरेल सीड को चंद्रमा पर बो देगा और चंद्रमा की स्पिरिचुअल पावर को इसे पोषित करने देगा। ये कहते हुए एंशिएंट ट्री को यकीन नहीं था कि क्या उसकी एबिलिटी इस जड़ को चंद्रमा तक फैलाने के लिए पर्याप्त है। याद रहे, ब्रह्मांड के परे एक वैक्यूम है। अगर निचोड़कर नहीं मारा गया तो जमकर मर जाएगा। अंतरिक्ष में तापमान 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे है। लेकिन सोचना ही करना है। पेड़ की जड़ ऐंठने लगी और जमीन से पीछे हटने लगी। ये म्यूटेटेड वॉइड रूट थी जो एंशिएंट ट्री ने हालिया एवोल्यूशन के बाद हासिल की थी। एक विशाल विचित्र बैंगनी जड़। एंशिएंट ट्री ने शाओलिंग के परेशान चेहरे को देखा और फुसफुसाया, मैं एक बार चंद्रमा पर जाना चाहता हूं। सभी स्पिरिचुअल पावर को एंशिएंट ट्री द्वारा जल्दी से वॉइड रूट में डालना शुरू कर दिया गया। जितनी थी उतनी सारी डाल दी गई। वॉइड रूट, जो एक विचित्र बैंगनी ड्रैगन जैसा आकार ले चुकी थी, कुंडलित होने लगी और ऊपर उठने लगी। ऐसा लगा कि इसमें शक्ति पहले से ही काफी थी। फिर ये सीधे हवा में गोली की तरह निकल गई, सीधे आकाश की ओर लक्ष्य बनाते हुए और उड़ान भरते हुए। ये जितना दूर उड़ती गई, जड़ उतनी ही लंबी होती गई। शुरुआत की तुलना में गति और भी तेज थी, सीधे चंद्रमा को लक्ष्य बनाते हुए और उड़ान भरते हुए। शाओलिंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे एक और रोचक दृश्य देखने को मिला। अपने मास्टर के बगल में रहना और उसे नए चमत्कार करते देखना शानदार महसूस हुआ। बस कुछ ही मिनटों में एंशिएंट ट्री की जड़ सैकड़ों मील तक फैल गई थी, जो आकाश में एक अनंतहीन लंबी रेखा बन गई थी। जिन लोगों ने गलती से इसे देखा, वे भी हैरान थे। ये नहीं जानते थे कि ये क्या बला है। ये ऐसा लगता था जैसे चंद्रमा को पृथ्वी से जोड़ रहा हो। म्यूटेड ट्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बचकर ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में पहुंच गया। उसने चारों ओर देखना शुरू किया। वास्तव में ये एक अनंतहीन खाली जगह थी। जहां वो रहता था, पीछे मुड़कर देखने पर, ओह मेरे ईश्वर, अब नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता था। बस एक सुंदर नीली गोलाकार आकृति दिखाई दी। हाँ, यही उसका मूल था, और वो जगह भी जिसकी एंशिएंट ट्री रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। बस दिव्य वृक्ष को जल्दी से चंद्रमा पर जल्दी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इस रूप को बनाए रखने में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च हो रही थी। इसे लंबा नहीं करना चाहिए। पीछे मुड़कर सोचें तो चंद्रमा पर जाना भी कुछ खास था। अपने पिछले जीवन में एंशिएंट ट्री कभी सोचता भी नहीं। आज एक अजीब गैर मानव पैर चंद्रमा पर कदम रख चुका है, पहला पदचिन्ह छोड़ते हुए। हाँ, एक 4 पंजे वाला पैर। एंशिएंट ट्री मानव रूप में बदल गया और कुछ देर स्थिर खड़ा रहा। यहाँ की ठंड और वीरानी को महसूस करते हुए अगर वो पृथ्वी को नहीं देख पाता तो एंशिएंट ट्री निश्चित रूप से खोया हुआ और अत्यधिक अकेला महसूस करता। अपनी स्पिरिचुअल पावर भंडार की जांच करते हुए वास्तव में उसने एक बड़ी मात्रा खर्च कर दी थी। एंशिएंट ट्री ने जल्दी से लॉरेल ट्रे का बीज बाहर निकाला। ये चमक उठा, मानो उसे भी जीने का अवसर मिल रहा हो। अब ये तुम्हारा घर होगा। जड़ें उगाओ और जोरदार तरीके से अंकुरित हो। फिर एंशिएंट ट्री ने जमीन खोदी और बीज को धीरे से नीचे रखा। शायद मिट्टी को नरम करने के लिए कुछ लीटर लाइफ एसेंस वाटर भी डाला, जिससे बीज के लिए विकास का एक आधार बन सके। मानवता कटे हुए बैंगनी धागे को देखकर उत्सुक थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। ये वास्तव में काफी अजीब लग रहा था। असंख्य लोग अपने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। देखो इसे, ये क्या है? चंद्रमा से जुड़ा एक धागा। विभिन्न देशों में ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम भी पागलों की तरह रिपोर्ट कर रहे थे। अफवाह थी कि ये इतिहास का सबसे लंबा म्यूटेटेड पाइथन है। लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ सोच रहे थे कि ये घटना कब तक चलेगी। कुछ तुरंत सांप का मांस खाने जाना चाहते थे। ऐसा लगता है कि इतनी भयानक घटनाओं के बाद मानवता अब पहले जितनी हैरान नहीं रही। एक दूरस्थ चट्टानी पर्वत क्षेत्र में एक विशाल पत्थर का आदमी जमीन से उठ रहा था। उसका विशाल और मजबूत शरीर इस जगह की भूगर्भ से टकरा रहा था, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। पता चला कि वो टाइटन जनजाति का सदस्य है। एंशिएंट ट्री को चंद्रमा पर चढ़ते हुए देखकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ, ये सोचते हुए कि उसका एलाई अपने रास्ते पर है। वास्तव में जैसा कि एंशिएंट ट्री ने भविष्यवाणी की थी, 3 आइड ट्राइब के दिखाई देने के बाद ये टाइटन्स थे। वे भी पृथ्वी पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मून से वापसी और परिणाम, रिटर्न फ्रॉम द मून एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इस तरफ लौटते हुए बीज बोने के बाद एंशिएंट ट्री ने स्पिरिचुअल पावर भी जारी की और चारों ओर जांच की।
ये पता चला कि ये जगह बर्फ एलिमेंटल स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से एंशिएंट ट्री की स्पिरिचुअल पावर इतनी पर्याप्त नहीं थी कि वो बहुत देर तक यहाँ भटक सके, अन्यथा वो मिट्टी के हर इंच को खोद देता और हेवनली आई की 7 सील्स के लिए सभी एलिमेंट्स को अवशोषित कर लेता। हालांकि वर्णन करने में काफी समय लगा, पर वास्तव में केवल कुछ दर्जन मिनट ही बीते थे। एंशिएंट ट्री ने एक छलांग लगाई, पृथ्वी पर वापस लौट आया, लेकिन इस कार्य से मानव दुनिया में एक हलचल मच गई, क्योंकि ये क्लैन न्यूज़ बैंगनी पाइथन की स्पिरिचुअल पावर को मापा था और ये निर्धारित किया था कि ये ट्रांसेंडेंट 4th ऑर्डर तक पहुंच गई है। इस खबर ने तुरंत पूरी पृथ्वी को हिला दिया। 2 महीने बाद होने वाली ह्यूमन स्ट्रांगमैन की बैठक को तुरंत सिर्फ 3 दिन बाद के लिए छोटा कर दिया गया। और समुद्र के नीचे भी शांति नहीं थी। मर्मेड क्वीन का गायब होना भी यहाँ एक हलचल का कारण बना था। 7 किंग्स के गुट में अब केवल 5 ही बचे थे। वास्तविक युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। समुद्र तल में हर जगह सी बीस्ट्स दांत पीस रहे थे, लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। शाओलिंग का चेहरा एक फूल की तरह खुश था। वो जोर से हंसी और अपने मास्टर को बधाई दी। मास्टर, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप अकेले ही चंद्रमा पर जा सकते हैं। लेकिन एंशिएंट ट्री केवल फुसफुसा सका, मैं लगभग थक गया हूं। उसके चेहरे पर पसीना बारिश की तरह बह रहा था, जैसे 1500 मीटर की दूरी में दौड़ने में माहिर एक धावक अब 20 किलोमीटर की दूरी को तेज करने के लिए बदल गया हो। लेकिन चंद्रमा की ओर देखते हुए एंशिएंट ट्री अब यहां से लॉरल ट्री की स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकता था। उसके बगल में शाओलिंग चुपचाप अपने मास्टर को हाँफते हुए देख रही थी, लेकिन उसके दिल में और भी अधिक प्रशंसा थी। चंद्रमा से एक क्रिएचर की स्पिरिचुअल पावर को भी महसूस किया जा सकता था। उस समय ये जानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की ताकत ही उसके स्थानिक बोध यानी स्पेशल परसेप्शन की सीमा को निर्धारित करेगी। एक व्यक्ति जो चंद्रमा पर स्पिरिचुअल पावर को समझ सकता है, उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी बड़ी है? शायद डिवाइन ट्री और हम ही जानते हैं कि यह 40 मिलियन स्पिरिचुअल पावर से अधिक है। अचानक एक म्यूटेटेड ईगल जोर से चीखता हुआ नीचे झपटा। शाओलिंग ने उसे एवियू के रूप में पहचाना, जो आकी के ही झुंड का हिस्सा था और समुद्र की गश्त के लिए जिम्मेदार था। एवियू डिवाइन ट्री के करीब उड़ गया, लगातार चीखते हुए, मास्टर ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। फिर एवा ने सभी इंटेलिजेंस डिवाइन ट्री को दी जो उसने एकत्र की थी। समुद्र मंथन कर रहा था, मानो एक ड्रैगन? हाँ, वो समुद्र के पूरे क्षेत्र को उन्माद में उत्तेजित कर रहा था। एवीयू द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सभी 7 सी किंग ट्रांसेंडेंट 4th ऑर्डर में उन्नत होने की प्रक्रिया में थे और मनुष्यों ने भी उसी दिन अपने युद्धपोत भेजना शुरू कर दिया था। जब एवीयू समुद्री आकाश की गश्त कर रहा था, उसने एक विशाल विमान वाहक पोत और उसके बेड़े को इस तरफ आते हुए देखा। जहाज के डेक पर एक मजबूत आकृति एक भयावह शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। वो फ्री फेडरेशन से ऊल था। ऐसा लगता था कि उसने यहाँ कुछ सूंघ लिया था और इसे नष्ट करने के लिए सेना भेजने का फैसला किया था। ये जानना चाहिए कि ये आदमी ट्रांसेंडेंट 3rd ऑर्डर तक पहुंच गया था, लेकिन वो चुंबकत्व को हेरफेर करने की एबिलिटी के साथ सबसे मजबूत मानव था। वास्तव में वह मैग्नेटो का वर्जन था। उसका शौर्य निसंदेह असाधारण था। क्यों? उसका सबसे मजबूत मानव प्रमाण पत्र कहाँ है? ईमानदारी से कहूं तो हमें भी नहीं पता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाई बटन दबाना मत भूलियो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला वीडियो मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और भी वीडियो लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।